नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस का। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कोर्ट से बड़ा झटका। मोदी सरनेम मामले में पाए गए दोषी, अदालत ने सुनाई 2 साल की सजा। भगौड़े अमृतपाल का ट्रेस हुआ नया ठिकाना। पंजाब से भागकर पहुंचा हरियाणा, घर में पनाह देने वाली महिला अरेस्ट। दिल्ली में सीएम केजरीवाल के खिलाफ लगाए गए पोस्टर। मोदी हटाओ देश बचाओ अभियान के तहत आप करेगी धरना प्रदर्शन। चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा कदम। दिल्ली, राजस्थान, बिहार समेत भाजपा ने बदले 4 राज्यों के अध्यक्ष। बिहार पर रहा फोकस। लंदन में कट्टरपंथियों के बवाल के बाद भारत ने अपनाया सख्त रुख, तो ब्रिटेन ने भारतीय उच्चायोग की बढ़ाई सुरक्षा, लगाए बैरिकेड्स। आज की पहली खबर में बात करेंगे राहुल गांधी को कोर्ट से लगे झटके की। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में दोषी करार दिया है। इस मामले में कोर्ट ने राहुल को 2 साल की सजा सुनाई है। हालांकि राहुल को कोर्ट से तुरंत जमानत मिल गई, लेकिन अदालत के इस फैसले के बाद कई नेताओं ने राहुल गांधी पर हमला बोला, तो कई नेताओं ने कोर्ट के फैसले से निराश होकर इसे भाजपा की साजिश करार दिया। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान कर्नाटक में पूरे मोदी समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस किया था। इसी मामले में आज सुनवाई हुई और राहुल का फैसला किया गया। राजीव जी, जिस तरह से अब राहुल गांधी को अदालत से झटका लगा है, क्या इसके बाद उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती है? देखिए, मुश्किल तो बढ़ गई है और ये मुश्किल छोटी मोटी नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी का कैरियर यहां से खत्म हो सकता है। एक तरफ 2 साल की सजा हुई है। 2 साल की सजा अगर हाई कोर्ट से बरकरार रहता है और 3 महीने का समय होता है, 3 महीने में अगर हाई कोर्ट ने इनकी सजा के ऊपर फैसला सुनाया और अभी स्टे लगा दिया, तब तो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत परेशानियों के साथ राहुल गांधी का कैरियर चलता रहेगा। लेकिन अगर राहुल गांधी पर यह फैसला बरकरार रहा तो ये चुनाव तो लड़ नहीं पाएंगे और न ही इनकी सदस्यता रहेगी। अगर 2 साल तक ये जेल के अंदर रहते हैं और इस बीच उनकी सदस्यता भी खत्म हो जाती है, तो ये 2023 के बाद 2025 तक तो वो जेल के अंदर ही रहेंगे और 25 के बाद 6 सालों के लिए वो चुनाव नहीं लड़ सकते, यानी 2029 का चुनाव भी वो लड़ नहीं पाएंगे। ऐसे में राहुल गांधी का कैरियर का खात्मा होगा, क्योंकि जब चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे, जब सदस्य ही नहीं रह सकते पार्लियामेंट के किसी भी सदन का, तो ऐसे में राहुल गांधी की राजनीति केवल और केवल दिखावे के लिए रह जाएगी। क्योंकि अभी राहुल गांधी उस पीक समय में हैं जहां पर पूरी की पूरी कांग्रेस लगी हुई है कि किसी तरीके से राहुल को कांग्रेस की तरफ से और विपक्षी पार्टियों की तरफ से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाए, पीएम मोदी के सामने राहुल गांधी को खड़ा किया जाए। और इसमें जो राहुल पर यह फैसला आया है, यह सबसे बड़ा झटका माना जा सकता है। जी बिल्कुल, यानी कोर्ट से लगे झटके के बाद अब राहुल गांधी को और उनकी मुसीबतें बढ़ सकती हैं। अगली खबर में बात करेंगे भगौड़े अमृतपाल केस में हो रहे बड़े खुलासे की। अमृतपाल पुलिस के शिकंजे से बचने के बाद हरियाणा पहुंचा था, जहां वो अपनी समर्थक बलजीत कौर के घर रुका था। पुलिस को जैसे ही इस बात की खबर लगी तो वो मौके पर दबिश देने पहुंची, लेकिन अमृतपाल फिर एक बार फरार होने में कामयाब हो गया। ऐसे में पंजाब पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। इस मामले में पुलिस उसके 177 साथियों से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा इस बात का खुलासा हुआ है कि अमृतपाल की अगुवाई वाले संगठन से जुड़े 5 लोगों के बैंक खाते में पिछले 7 साल से, यानी 2016 से लेकर 40 करोड़ रुपए से अधिक का कथित संदिग्ध लेन देन किया गया है। वहीं अमृतपाल के साथी पर की जा रही धरपकड़ में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए उसके गनमैन गोरखा बाबा को भी अरेस्ट कर लिया है। राजीव जी, एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं और अब कई बड़े और मजबूत लोगों को भी पकड़ लिया गया है अमृतपाल के, तो क्या कुछ खुलासे और हो सकते हैं? देखिए, अमृतपाल के मामले में पंजाब पुलिस पूरी तरह से फेल रही है और पंजाब पुलिस का मतलब राजनीतिक नेतृत्व से है, क्योंकि पुलिस उसी तरीके से काम करती है जिस तरीके से उनके राजनीतिक आका उन्हें आदेश देते हैं। और पंजाब की सरकार
खालिस्तानियों को बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभाने वाली रही है। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी उस समय से खालिस्तानियों का मनोबल बढ़ा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद खालिस्तानियों से समर्थन ले रहे थे उस समय जबकि चुनाव चल रहा था। तो अब जबकि एक पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला हुआ, इन लोगों ने पुलिस स्टेशन को कब्जा करने की कोशिश की, तो फिर केंद्रीय गृह मंत्रालय से जो इन लोगों के ऊपर अंकुश लगाया गया, उसके बाद ये दिखावे की कार्रवाई की जाने लगी। नहीं तो ऐसा कैसे संभव है कि एक टेररिस्ट, हार्डकोर टेररिस्ट का पीछा किया जा रहा है, सारे खुफिया इनपुट आपके पास हैं, लेकिन उसके साथियों को तो पकड़ पा रहे हैं लेकिन उसे नहीं पकड़ पा रहे हैं। इतने दिनों तक अगर वो भागता फिर रहा है और पंजाब पुलिस सिर्फ बुलेटिन दे रही है, यानी कि अपडेट दे रही है कि ये सारे के सारे जो छोटे मोटे क्रिमिनल्स हैं, क्रिमिनल्स मतलब वो आतंकी समर्थक, उन लोगों को पकड़ के पूछताछ कर रहे हैं, तो क्या वो लोग बताएंगे कि अमृतपाल कहां है? जो अमृतपाल भागा हुआ है वो कब कौन सा ठिकाना बदलेगा, इसकी जानकारी मिलना तो बड़ा मुश्किल बात है। लेकिन जो इसके पीछे है, यानी जिसने इसको भागने के लिए एक मौका दिया, कार्रवाई तो उसके ऊपर होना चाहिए। और अभी अगर देखा जाए तो भगवंत मान को नैतिकता के आधार पर, अपने फेल्यूअर के आधार पर, लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन क्रिएट करने के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि भगवंत मान की सरकार 1 साल से ज्यादा समय ही अभी कुछ हुआ है, और वैसे में वहां पर खालिस्तानी समर्थक इतने मजबूत हो गए कि पुलिस स्टेशन पर हमला किया, आरपीजी अटैक हो रहे हैं। पंजाब में लोग हैं जो त्रस्त हैं इन खालिस्तानी समर्थकों से, और भगवंत मान दुनिया में घूम घूम कर प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। और ये पोस्टर को लेकर जो विवाद चला है उसमें भी अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर प्रचार कर रहे हैं। ये क्या मतलब होता है कि पार्टी और देश, अगर दोनों की बात होगी तो देश को पहले रखोगे या फिर पार्टी को पहले रखोगे? अगर देश में एकता अखंडता रहेगी तभी आपकी पार्टी रहेगी। इसलिए इस मामले में तो भगवंत मान की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। अगर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो इसके लिए इन दोनों को पनिश भी करना चाहिए। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस को भले ही अमृतपाल केस में सफलता मिल रही है, लेकिन भगवंत मान सरकार की मुश्किलें अब भी कम नहीं हुई हैं। वहीं दिल्ली में भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच पोस्टर वॉर जारी है। पहले दिन में पीएम मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाए गए। इस मामले में आपके ऑफिस से निकली वैन को भी पकड़ा गया था, जिसमें 10,000 से ज्यादा पोस्टर पाए गए थे। और अब फिर से दिल्ली की दीवारों पर पोस्टर नजर आए हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लगी हुई है। इससे गुस्साई आम आदमी पार्टी आज से जंतर मंतर पर मोदी हटाओ देश बचाओ अभियान की शुरुआत कर रही है। आपके धरने में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल रहेंगे। राजीव जी, एक तरफ तो आम आदमी पार्टी पोस्टर लगाती है, फिर जब उनके खिलाफ पोस्टर लग जाते हैं तो वो गुस्सा हो जाती है, और अब उन्होंने मोदी हटाओ देश बचाओ अभियान के तहत ये धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। देखिए, अरविंद केजरीवाल की चोरी पकड़ी गई है। अगर आप आम आदमी पार्टी के बैनर तले कोई पोस्टर लगाते, उससे कोई तकलीफ किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं होती और न ही ये कार्रवाई की जाती। आपको ये करना क्या था? करना ये था कि ये जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं उसमें ये दिखा ही ना पड़े कि कोई पार्टी का आंदोलन है या पार्टी चाहती है कि मोदी बचाओ हटाओ देश बचाओ। यानी कि इन लोगों ने एक कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की कि दिल्ली की जनता अब मोदी से त्रस्त है। आपने एक ऐसा अपराध किया है, एक ऐसी साजिश की है जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए खतरनाक माना जाता है। अगर आप पहले फर्जी सर्वे निकालते थे, उसके बाद आपने फर्जी तरीके से यह बात कहना शुरू कर दिया कि अरविंद केजरीवाल को कुछ लोगों ने मुलाकात की, उनसे मुलाकात करने के बाद कही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपकी भर भर की बुराई करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहना शुरू कर दिया कि कुछ व्यापारी मिले और वो मिलकर हमसे बताए कि यहां पर तो करप्शन है। तो हर जगह पर अरविंद केजरीवाल दूसरे का सहारा लेते हैं, ये खुद से नहीं बोलते। उसी तरीके की राजनीति दिल्ली में भी करनी चाहिए कि जिस तरीके से अभी केजरीवाल की छवि खराब हुई, भ्रष्टाचार में मिले पाए गए, और उस तरीके से दिल्ली की जनता ने देखना शुरू कर दिया कि केजरीवाल जो कट्टर ईमानदारी की बात करता है वो तो खुद ही भ्रष्टाचार में संलिप्त है।
तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन बढ़ने लगा और इस बीच अरविंद केजरीवाल को लगा कि हम सीधे तौर पर अगर लोगों से यह बात करेंगे कि केजरीवाल नहीं बल्कि मोदी से देश को खतरा है तो लोग उससे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर इस तरीके के पोस्टर लगाएंगे तो उससे लोगों को लगेगा कि यहां के लोगों में मोदी के खिलाफ गुस्सा है, अभी केजरीवाल की छवि खराब नहीं हुई है। तो इस साजिश के तहत अगर आपने एक कॉन्स्पिरेसी की है तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर कार्रवाई होगी। और जब वो कार्रवाई हुई तो अरविंद केजरीवाल छटपटाने लगा और इसी छटपटाहट में अब ये विरोध प्रदर्शन कर रहा है। और जितने जो भ्रष्टाचार के मुद्दे आम आदमी पार्टी के नेताओं पर चल रहे हैं, चाहे सत्येंद्र जैन हो या फिर मनीष सिसोदिया हो, ये दोनों तो जेल के अंदर ही हैं, लेकिन इसके अलावा जितने 8-10 बड़े बड़े घोटाले दिल्ली में हुए हैं उससे भटकाने के लिए, ध्यान भटकाने की जो कोशिश है वही प्रदर्शन का सही एक तरह से एजेंडा है। जी बिल्कुल। दिल्ली में पोस्टर लगाए जाने के मामले में बेनकाब होने के बाद अब केजरीवाल ये धरना प्रदर्शन करने का ड्रामा कर रहे हैं। आगे बात करते हैं बिहार समेत 4 राज्यों में बीजेपी की ओर से उठाए गए बड़े कदम की। भारतीय जनता पार्टी ने 4 राज्यों में अपना नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। इनमें दिल्ली के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव का प्रमोशन करके पूर्ण अध्यक्ष, जबकि ओडिशा के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता मनमोहन सामल को प्रदेश इकाई की कमान सौंपी गई है। वहीं चुनावी प्रदेश राजस्थान में बीजेपी की अगुवाई सीपी जोशी करेंगे, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद अपनी जमीन मजबूत करने की जद्दोजहद में जुटी बीजेपी ने प्रदेश इकाई का कमान सम्राट चौधरी के हाथों में सौंप दी है। राजीव जी, किस तरह की अब पॉलिटिकल रणनीति बीजेपी ने तैयार की है चुनाव से पहले? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनावी रणनीति बनाती रहती है और चुनाव मशीन कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि यहां पर सरकार यानी सरकार में रहने वाले प्रशासन देखने वाले लोग जो हैं वो अपना काम करते हैं और संगठन में रहने वाले लोग अपना काम करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के एक एक कदम पर विपक्षी पार्टियों की भी नजर रहती है कि अगला कदम क्या हो सकता है, और उसी कदम के तहत इस बार जो 4 प्रदेशों में अध्यक्ष बनाए गए हैं उसका नतीजा अब धीरे धीरे देखने को मिलेगा। अगर राजस्थान में चुनाव है तो चुनाव होने से पहले अभी ही चल रहा था कि कैसे वहां के ठाकुर और ब्राह्मणों को एक साथ लाया जाए, तो वहां के मुख्यमंत्री का जो चेहरा होंगे, हो सकता है ज्यादातर जो उम्मीद बताई जा रही है कि वसुंधरा राजे को फिर से लाया जाए और वसुंधरा राजे ही सीएम का चेहरा बनेंगी। तो इसलिए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सीपी जोशी का नाम आएगा, यानी कि एक बड़ा कॉम्बिनेशन वहां बनाने की कोशिश की जा रही है। उसी तरीके से बिहार का समीकरण अब धीरे धीरे बदल रहा है। नीतीश कुमार के पास सबसे मजबूत जो वोट बैंक है वो है लव कुश समीकरण जो कहा जाता है, कोयरी और कुर्मी का, जिसमें से एक उसमें से बड़ी जाति कुश जो कुशवाहा हैं वो अभी बाहर निकल चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा के जाने के बाद यह समीकरण नीतीश कुमार का थोड़ा डगमग हो गया और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को, जो कि खुद ही कुशवाहा जाति से हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। इसका मतलब है कि कुशवाहा जो उपेंद्र कुशवाहा अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी कुशवाहा जाति का ही हो, तो भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार के साथ टक्कर लेने में ज्यादा आसानी होगी। यानी वहां जो बिहार का समीकरण बन रहा है वो ओबीसी में राजद और जदयू दोनों के कमर तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक अलग रणनीति पर काम कर रही है, जिसमें प्रदेश के संगठन में और कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, यानी कि चुनावी रणनीति के तहत बीजेपी ने 4 राज्यों में अब यह बड़ा कदम उठाया है। अब बात करते हैं लंदन में खालिस्तानियों के बढ़ते बवाल की। लंदन में अब भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। अमृतपाल के खिलाफ पंजाब पुलिस की कार्रवाई से गुस्साए खालिस्तानियों ने लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर धरने के वक्त तिरंगे का अपमान किया। हाल में उच्चायोग के बाहर खालिस्तानी झंडे के साथ सुनियोजित ढंग से हमला किया गया था। कट्टरपंथियों ने साजिश के तहत यहां तिरंगे को फेंकने का प्रयास भी किया था। इस हमले के बाद भारत ने यूके के साथ इस तरह की घटनाओं पर विरोध जताया था, लेकिन ब्रिटेन की ओर से कट्टरपंथियों के खिलाफ कोई सख्त एक्शन नहीं लिया गया, जिसके बाद भारत ने जैसे को तैसे वाली नीति अपनाई।
भारत ने नई दिल्ली में स्थित ब्रिटिश उच्चायोग के बाहर से सुरक्षा को कम कर दिया, तब जाके ब्रिटेन रास्ते पर आया और लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए और बैरिकेड्स लगाए गए। राजीव जी, अब खालिस्तानियों का ये बवाल जो मचा हुआ है उसके बीच भारतीय उच्चायोग की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है, तो क्या अब भी इस तरह का बवाल वहां देखने को मिल सकता है? देखिए, बवाल अगर होता भी है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए, जैसे लंदन में हुआ, कनाडा में होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है। भारत विरोधी गतिविधियां वहां अपनाई जाती है, लेकिन भारत सरकार अगर सॉफ्ट रुख अपनाए रखे, जो भारत सरकार की फॉरेन पॉलिसी पहले से रही है, लेकिन अब नए भारत में वो पॉलिसी बदल दी गई है। अगर आपकी विदेश नीति में शामिल है कि आप कभी भी आक्रामक हो ही नहीं सकते, तो दूसरे इसका फायदा उठाते हैं। यही स्थिति भारत के लिए रही, लगातार रही। जब कनाडा में खालिस्तान के समर्थक धीरे धीरे अपनी जड़ें मजबूत करते रहे, फिर भी भारत ने कनाडा को नहीं बोला कि वहां जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज होती है उस पर रोक लगाओ। ऑस्ट्रेलिया में नहीं बोला, यूरोप के कुछ और देशों में होता रहा, और फिर ब्रिटेन में भी ऐसी ही स्थिति इन लोगों ने करने की कोशिश की। यहां पर खालिस्तानी नेटवर्क को तोड़ने की तैयारी चल रही थी। यहां पर अमृतपाल को पकड़ने के लिए पुलिस उनके पीछे चल रही है, और फिर लंदन में होता है कि कुछ खालिस्तानी समर्थक भारतीय उच्चायोग के सामने प्रदर्शन करते हैं, तिरंगा का अपमान करते हैं, और उसमें जो ब्रिटेन की पुलिस है, लंदन की पुलिस है, वो उस स्तर का एक्शन नहीं ले पाती है जो भारत के लिए होना चाहिए था। अब ऐसे में भारत सरकार को सोचना पड़ेगा कि क्या रणनीति बनाई जानी चाहिए। पहले तो विदेश मंत्री के स्तर पर बातचीत हुई, और उसके बाद भारत सरकार ने एक नया तरीका अपनाया, क्योंकि जैसे ही खालिस्तानियों ने लंदन में हंगामा किया, वैसे ही भारत में भी भारत के लोगों ने ब्रिटिश उच्चायुक्त के सामने यहां पर प्रदर्शन किया, और भारत सरकार ने उसके लिए पुलिस व्यवस्था का इंतजाम किया। लेकिन जब देखा कि लंदन की पुलिस वहां पर एक्शन मोड में नहीं है, तो यहां से सुरक्षा हटा लिया गया और आर पार की लड़ाई हो गई। ब्रिटेन को भी लगा कि अगर उच्चायोग को बंद करने की बारी भी आएगी तो भारत सरकार पीछे हटने वाली नहीं है, इसीलिए अब वहां पर सिक्योरिटी टाइट करनी पड़ी है, और यही रणनीति भारत की होनी भी चाहिए। जी बिल्कुल, यानी कि भारत ने जब सख्त रुख अपनाया तो जाके ब्रिटेन ने लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर सिक्योरिटी बढ़ाई। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।